वेलकम टू अच्युत अकेडमी। ठीक है, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी हम पढ़ रहे थे और ये चैप्टर 10 है और हम लोग सर्कल के पार्ट 2 के बारे में जानने वाले हैं। देखो, सबसे पहले एक चीज़ जान लो, मैं रिवीजन ये बस थोड़ा सा करा दे रहा हूँ। अगर ये सपोज ये सर्कल है, अगर इससे कोई एक टेंजेंट लाइन का मतलब स्पर्श रेखा, देख सकते हो यहाँ पर, अगर कोई स्पर्श रेखा जाती है और इस स्पर्श रेखा जहाँ पर सर्कल को टच कर रही है, जैसे ये पॉइंट डी पे टच कर रही है ना, अगर उस पॉइंट से उस सर्कल के सेंटर से लाइन ड्रा की जाए तो ये जो है उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक, मैंने क्या बोला, ये एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट, इस सर्कल पर ये एक स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन खींची गई है और इस सर्कल के सेंटर ओ से अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, याद रखना, जहाँ पे वो टेंजेंट लाइन जो है, जो स्पर्श रेखा है, वो टच कर रही है सर्कल को, उस पॉइंट को और इस सेंटर को मिलाया जाएगा तो ये इस टेंजेंट लाइन पर जो है परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, देखो आज हम लोग ये पहले देखते हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ नीचे लिख रखा है, ये क्या होता है, क्वेश्चन क्या है। देखो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ क्या होता है। एक्चुअली अगर मान लो कोई ये सपोज है सर्कल, अब एग्जैक्ट नहीं बनेगा, जैसा बनेगा आप लोग उसको समझेंगे। मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक ना, ये छोटा सा कोई सर्कल है, ठीक, इसका मान लीजिए सेंटर सी है, इस पर कोई पॉइंट हम मान लेते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट ए है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग दो जो है टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, दो टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिएगा डी होगा, यहाँ पे मान लीजिएगा ई होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि ये जो कोई सर्कल है उसके बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट ए है, उस पर अगर हम लोग इस पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं, जैसे ए डी और ए ई, जो ये ड्रा की है ए डी और ए ई, ए डी और ए ई क्या है, ए डी एंड ए ई क्या है, टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन का मतलब स्पर्श रेखा, ठीक ना, कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो जो है ए डी और ए ई इक्वल होंगे। क्या होंगे, ए डी और ए ई क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक ना, ए डी और ए ई की लंबाई इक्वल होगी। ठीक है, समझ लीजिएगा। इसका मतलब ये होगा, अगर हिंदी में मैं आपको ये बताऊं कि मैं क्या समझाने जा रहा हूं, तो कोई एक वृत्त है, उसके बाहर कोई एक बिंदु ए है, अगर इस बिंदु ए से हम कोई इस तरीके से, जैसा कि ए डी और ए ई है, कोई स्पर्श रेखा बनाने का प्रयास करेंगे इस सर्कल को जो टच करे, क्योंकि स्पर्श रेखा तो जाहिर सी बात है सर्कल को टच करेगी, तो ऐसी परिस्थिति में ए डी और ए ई बराबर होंगे। ठीक है, हम लोग अब इसे समझते हैं। मैंने अब बता दिया है कि क्या क्या कैसे है। देखो, तो यहाँ पे क्या है, ये देखो पॉइंट सी क्या है, पॉइंट सी क्या है, पॉइंट यहाँ पे जो पॉइंट सी है ये सेंटर है। ठीक, क्या होगा सी, पॉइंट सी जो है ये ऐसे पॉइंट लिख लीजिएगा, पॉइंट सी, पॉइंट सी क्या है, सेंटर है। ठीक, और अब देखो हम लोगों ने क्या किया है, पॉइंट सी और पॉइंट पी क्या है, ये वही एक्सटर्नल बिंदु है। ठीक ना, इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने इस जो ये सेंटर सी से जो सर्कल ड्रा किया है, इस सर्कल, ये क्या है, ये सर्कल है ना, इस सर्कल पर हमने दो टेंजेंट पॉइंट पी से ड्रा किए, जो क्या है, पी क्यू और पी आर। पी क्यू और पी आर क्या है, पी क्यू एंड पी आर दोनों क्या है, टेंजेंट हैं। ठीक है, टेंजेंट्स हैं। ठीक, अब देखो, जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि देखो ये क्या है, ये क्या है, एक टेंजेंट ड्रा किया गया है ना यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पे भी टेंजेंट। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा, उसके सेंटर से इस जो टेंजेंट होती है, जो स्पर्श रेखा, उसकी उस बिंदु को मिला दिया जाए तो वो क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक ना, और रेडियस तो होती ही है। इस केस में जब ये जो ये पॉइंट और इसको जब ड्रा करते हैं तो परपेंडिकुलर भी होती है। क्या होती है, रेडियस तो ये होगी, परपेंडिकुलर भी होगी।
क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है ना एक्स वाई ओडी जो है परपेंडिकुलर होगी एक्स वाई पे, कब, जब जो है कोई स्पर्श रेखा हो, उस स्पर्श रेखा पर सेंटर से मिला दिया जाए। इस स्पर्श रेखा का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, जो स्पर्श बिंदु होगा जो इस सर्कल पर, इस टेंजेंट का, स्पर्श रेखा का, और जब सेंटर को मिला दिया जाएगा तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक ठीक उसी प्रकार से जब यहाँ पे आप समझ पाओगे, यहाँ पर अगर मैं इस बिंदु को समझाने का आपको प्रयास करूँ तो देखो, अगर मैं ये जो क्या है, ये क्या होगा, ये जो है स्पर्श रेखा का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, और ये सेंटर है, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक ठीक इसी प्रकार यहाँ से मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर आप देखोगे, ये सी है और ये क्यू है, ये पी क्यू आर है, तो ये जो स्पर्श रेखा का ये जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ है ना सर्कल पर, और यहाँ पर है, और ये क्या है, सेंटर है, तो इस सेंटर से जब इसको मिलाया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक ये जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक अब देखो, अब हम यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज़ ये समझो, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक अब दूसरी चीज़ ये देखो कि क्यू सी और क्यू आर सी ये दोनों क्या है, ये बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, देखो ये सेंटर है और ये यहाँ तक आया है ना, तो ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, तो क्यू सी यहाँ पे लिख लो ऐसे ही। ये मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से वहाँ पर ये चीज़ उतार लीजिएगा अच्छे से, सुंदर सुंदर। ये मुझे सिद्ध क्या करना है, ये मैंने ऐसे क्वेश्चन दे दिया, मैं बस बता रहा हूँ इसको। ठीक ना, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे से लिखिएगा। एक पॉइंट ऐसे मान लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, ये टेंजेंट है। फिर दूसरा बिंदु क्या लिख लेंगे, क्यू सी इक्वल टू सी आर, ये क्या है, रेडियस है, इसलिए ये इक्वल है। ठीक है ओके। अब देखो, अब क्या होता है, देखो ये क्यू सी और क्यू आर, तो मतलब अब ये दोनों इक्वल है, याद रखना। ये मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये दोनों इक्वल हैं। और ये क्या है, अगर मैं अब दो ट्रायंगल की बात करूँ यहाँ पर इसमें, तो पहला ट्रायंगल हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पे आ जाओ, ट्रायंगल पी क्यू सी, ट्रायंगल क्या है, पी क्यू सी, ये ट्रायंगल देख रहे हो ना, पी क्यू सी, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक ठीक दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल पी सी आर, कौन सा, पी सी आर, और एक ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू सी। ठीक अब देखो इन दोनों ट्रायंगल को देखो। ठीक इन दोनों ट्रायंगल में पीसी भुजा तो क्या है, पीसी भुजा क्या है, कॉमन है ना, पीसी भुजा क्या है, कॉमन है। ठीक पीसी भुजा क्या है, कॉमन है। ठीक अब पीसी भुजा कॉमन है, पीसी भुजा क्या है, कॉमन हो गई। इसी त्रिभुज, दो अगर त्रिभुज हैं, जो दो ट्रायंगल है अगर मान लो, उनकी दो भुजाएं और एक कोण अगर बराबर हो, तो वो क्या होगा, वो समरूप त्रिभुज होगा। ठीक ना, मतलब सेम तरह का उसका स्ट्रक्चर होगा। समरूप का मतलब क्या होता है, दोनों इक्वल गुण के होंगे, कि मतलब दो भुजाएं और अगर एक एंगल अगर बराबर है किसी भी ट्रायंगल का, तो वो दोनों त्रिभुज जो है समरूप होंगे। समरूप मतलब समान आकार के होंगे। तो अब इसी चीज का हम उपयोग करने वाले हैं। देखो पीसी तो कॉमन हो गया। ठीक अब ये ट्रायंगल में ही देख रहे हैं, पीसी क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्यूसी इक्वल टू क्यू आर मैंने आपको बता दिया, ये दोनों रेडियस हैं इसलिए हो गया। अब देखो एक एंगल की जो बात हो रही है, क्या हो रहा है, पी क्यू सी, एंगल जो है पी क्यू सी कौन सा है, पी क्यू सी, यही एंगल की बात कर रहा हूं मैं, बताया ना मैंने, राइट एंगल हो गया है। और इस ट्रायंगल में जब देखोगे तो क्या हो जाएगा, पी आर सी, ये कितना हुआ, 90 डिग्री हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, 90 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब दो साइड्स और एक एंगल जब बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, कोई ट्रायंगल, वो ट्रायंगल एकदम समरूप हो जाएगा, मतलब सेम आकृति का हो जाएगा, उसकी तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी इस तरीके से। ठीक तो इस कंडीशन में जो है जब समरूप हो जाएगा, या उसकी सारी जो है जो इसकी इस ट्रायंगल की जितनी लंबाई चौड़ाई होगी दूसरे की भी उतनी हो जाएगी। ठीक तो उस प्रकार से ये जो है पी क्यू इक्वल टू पी आर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, पी क्यू है पी आर हो जाएगा। ये समझ गए, समझ गए। अगर नहीं समझे तो मैं चीज़ बताने की यहाँ पे एक बार और कोशिश कर रहा हूँ, सुनो। वैसे उसमें कुछ ऐसा है नहीं, मैं एक बार यहाँ पर ही बता दे रहा हूँ। देखो
जब दो साइड्स को बराबर कर दिया, एक एंगल बराबर कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये जो है पूरा समरूपता हो गई ना, त्रिभुज में क्या हो गई, समरूपता हो गई, दोनों त्रिभुज एकदम समरूप है, समरूप का मतलब समान है, एक दूसरे की कॉपी है। तो अब जब दो भुजाएं तो इसकी दो भुजाएं ये दोनों बराबर हैं, ठीक, पीसी तो कॉमन ही है, ये दोनों रेडियस है तो रेडियस बराबर ही होगा, तो इसका मतलब जब समरूप हो गया है और ये एंगल जो है बराबर है, तो इसका मतलब अब ये जो दोनों होंगे, ये दोनों साइड्स भी बराबर होंगे, पी क्यू इक्वल टू पी आर। एक बार ऐसे और भी देख लो, देखो सपोज मान लो, ऐसे मान लो एक, ये मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी, और मान लो ये भी ट्रायंगल है सी, नहीं समझो, डी ई एफ, डी एफ है। अब मैं ये कहूँ, देखो ये तो 90 डिग्री है, ठीक, तो मैं जब यहाँ पे अगर इस दोनों ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर एक कोण बराबर है, ठीक, ये दोनों 90 डिग्री है, ठीक, तो क्या लिख दोगे, एंगल सी बी ए इक्वल्स टू एंगल एफ ई डी, ठीक, क्या है, दोनों 90 डिग्री है ना, ठीक। और अगर मैं ये कह दूं कि सी बी इक्वल्स टू एफ ई है, कह दिया मैंने, ठीक, और फिर एक बार कह दिया मैंने ए बी इक्वल्स टू डी है, मैंने क्या किया, मैंने कहा दो भुजा और एक एंगल बराबर है, तो इस परिस्थिति में ट्रायंगल ए बी सी समरूप हो जाएगा। समरूप का मतलब समझ जा रहे हो ना, अंग्रेजी में मतलब इसका हो जाएगा, मुझे याद नहीं पड़ रहा है अभी, बट समरूप का मतलब जिसकी दोनों ट्रायंगल समान हो जाएंगे, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी और उसके सारे एंगल भी फिर इक्वल ही हो जाएंगे, ठीक, क्या हो जाएगा, ये जो है ये समरूप का ऐसे साइन होता है, दो इक्वल है ऐसे फिर कर दिया जाता है, ठीक, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, डी ई एफ, यही चीज़ मैंने किया है, ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा, ठीक। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये सब परिमेय हैं, समझ रहे हो ना, ये जो मैंने बताया है ये आपके में परिमेय जो है, ये जो परिमेय है वो जो है परिमेय जो है थ्योरम जो है, थ्योरम थ्योरम नंबर 10.1 है, ठीक? अब सुनो, अब देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है इसेंट्रिक सर्कल का। सपोज मान लो इसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, मान लो ए संकस, ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से मैंने कोई रेडियस r1 का सर्कल बना लिया, ठीक, मैं अब इसी पॉइंट को पॉइंट सी से कोई लेते हुए एक मैंने और सर्कल ड्रा कर दिया उसी सेंटर से, सेम सेंटर से, इसकी रेडियस क्या है, r2 है, लेकिन इसका सेंटर इस C1 सर्कल का और इस C2 सर्कल का, दोनों का सेंटर क्या है, C है, और R1 C1 का रेडियस क्या है R1, इसका R2, तो इसी को बोलते हैं इसेंट्रिक सर्कल, ठीक ना, इसी को बोलते हैं इसेंट्रिक सर्कल। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, देखो जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हमको बताना है कि ए पी इक्वल टू बी पी, मतलब आप समझो इस चीज़ को, बस आप समझ लो कि आप ऐसे इसको समझो, कैसे समझोगे बताओ, देखो ध्यान से, मैंने इसेंट्रिक बता दिया है आपको, ठीक, इसेंट्रिक में किसी कोई प्रॉब्लम, सुनो, देखो इसमें इसका जो क्वेश्चन है वो ये है, प्रूव दैट द टू कॉन्सेंट्रिक, वही कॉन्सेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर सेम हो, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कोड ऑफ लार्ज सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, सुनो, इसमें क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए, अब मैं क्वेश्चन भी बताने जा रहा हूँ, सुनिए, ये क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ही बनाने जा रहा हूँ, उसके बाद से डायरेक्ट वहाँ चलेंगे। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, कोई ऐसे एक सर्कल है, ठीक ना, C1, ठीक, और एक सर्कल है C2, समझ लीजिएगा, ये मान लीजिएगा सर्कल है, ठीक ना। अब क्या है ना कि ये जो C1 है C2 है,
अब इस सर्कल पर C1 सर्कल पर एक जो है टेंजेंट खींचा जा रहा है, और वो टेंजेंट ऐसे खींचा जा रहा है ना कि इस C1 सर्कल के लिए तो ये क्या है, C1 के लिए जो AB है, मान लो ये AB है, ये टेंजेंट AB है, तो C1 के लिए ये जो AB है ये तो टेंजेंट है, ठीक। बट C2, ये जो C2 सर्कल है, ये जो AB है ना C2 के लिए, वो क्या है, कॉर्ड है। कॉर्ड का मतलब होता है जीवा, याद रखिएगा। जीवा हमेशा जो है सर्कल के अंदर खींची जाती है, और किसी सर्कल की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, डायामीटर उसका, ठीक। तो C1 के लिए तो ये देखो यही चीज बात हो रही है कि C1 के लिए क्या हो रही है, ये तो टेंजेंट है AB जो है C1 के लिए, और C2 के लिए क्या है, ये जीवा है, कॉर्ड है, ठीक। ये कह रहा है कि इससे जो है एक जो है इसके सेंट्रल से C1 के सेंटर, मतलब C1 का सेंटर और C2 का दोनों समान है, ठीक ना। ये मान लो O है, इससे जो यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे यहाँ पे ये जो है एक लाइन खींची गई है। ये जब लाइन ऐसे खींच दी जा रही तो वो कह रहा है कि यहाँ पर जो है पॉइंट डी हो जा रहा है, तो जो देखने दो, यहाँ पे पी माना है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जा रहा है, ये पॉइंट पी है कोई, यही पूछ रहा है कि ए पी इक्वल टू बी पी। आई थिंक आपको क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा, नहीं होगा तो एक बार फिर से आप बैक कर लेना और इसको आराम से सुन लेना, नहीं तो फिर लंबी हो जाएगी वीडियो बहुत ज़्यादा, ठीक। अब सुनो, तो मैंने बता ही दिया, ये मान लो इसका ये बड़ा वाला सर्कल को यहाँ पे C1 माना गया है, इस छोटे सर्कल को C2 माना गया है, इसका सेंटर क्या है, दोनों का सेंटर क्या है, O है, ठीक। O से एक परपेंडिकुलर लाइन P खींच दिया गया है, ठीक। तो हम सभी लोग जानते हैं जब यहाँ पे जैसे ही परपेंडिकुलर खींचा जाएगा वो OP क्या होगी, OP जो है इस क्या होगी, रेडियस होगी, OP क्या होगी, रेडियस होगी। और जैसे ही किसी हम लोगों पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई सर्कल है उस पर कोई टेंजेंट खींचा जा रहा है, और अगर उस टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल पर उसे सेंटर से मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक ना। परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या है, ये सर्कल है, ठीक। ये इसकी टेंजेंट लाइन है, ये इसका इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस सर्कल पर क्या है, ये है पॉइंट डी, और अगर इससे सेंटर से मिला दिया गया तो ये इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है ये थ्योरम 1 है 10.1, ठीक। इसी प्रकार से ये जो ए बी है इस पर जब हम ये मिला दे रहे हैं इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी, जो C2 के लिए क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट का काम कर रहा है ना, C2 पे क्या है, ये टेंजेंट है, मैं क्वेश्चन ऑलरेडी समझा चुका हूँ फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। C2 पे क्या है, ए बी टेंजेंट है, और इस C1 के लिए क्या है, ये कॉर्ड है, जीवा है। अब ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे C1 C2 एक्सचेंज है, ऊपर बड़े वाले सर्कल को C1 यहाँ वहाँ पे मान लिया गया है, तो ये नहीं कि कहने लगना नहीं नहीं C1 और C2 कैसे सर चेंज हो जा रहा है, नहीं चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे बड़े छोटे वाले सर्कल को C1 C2 बस चेंज कर दिया गया, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, OP क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी AP पर, ये बता चुका हूँ, ये थ्योरम है 10.1 थ्योरम के हिसाब से, ठीक। यही है 10.1 थ्योरम, ठीक। ओके, अब क्या कह रहा है, नाउ AB इज कॉर्ड ऑफ C1, तो मैंने बता ही दिया है कि AB जो है क्या है, कॉर्ड है, जीवा है, कॉर्ड मतलब जीवा है आप C1 सर्कल पर, ठीक। एंड OP क्या है, ये OP है, परपेंडिकुलर है AB पर, ठीक। देयरफॉर OP जो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा इसको, कॉर्ड AB को, एज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, समझे ना, एज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक। यही बस लिखा हुआ है, बस यही चीज आपको जानना ही है, बस आप ऐसे समझ लो कि अगर इसको एक लाइन में बोलना हो तो सुनो, अगर कोई सेंटर है, ये मान लो सर्कल C1 है, ठीक, उसमें कोई जीवा AB है, ठीक। अगर उसके जो है इससे इस सेंटर से इस पर इस जीवा पर कोई चीज़ परपेंडिकुलर खींच दी गई, तो ये अगर परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, और ये मान लिया इस परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे कहाँ पर आ रहा है, इस AB पर P पर आ रहा है, तो AP इक्वल टू BP हो जाएगा, ये याद रखिएगा, यही थ्योरम होता है, ठीक है ना। अब इस मामले में क्या किया हुआ है, इसी पॉइंट पर एक और छोटा सा सर्कल बना दिया है जो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, ठीक। सेम चीज़ है ये दोनों, ठीक। ओके, ये दोनों क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो आराम से उसको देखिएगा, पीछे मैंने ये क्वेश्चन कैसे समझाया, क्या होता है इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक, ठीक।
और फिर उसके बाद से मैंने इसको यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये चीज़ पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कहने का बस ये मतलब है, इसमें बताना बस इतना ही था कि कोई भी जीवा अगर कोई भी कॉर्ड खींचा जाता है किसी सर्कल के अंदर और उस पर जो अगर उसके सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, 2 भाग में बट जाएगा। बस यही करना था, ठीक। ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्चुअली, ये आपके में क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, पहले क्वेश्चन ही समझ लो, ठीक। क्या क्वेश्चन दिया और क्या पूछना चाह रहे हैं वही दोनों बताते हैं, ठीक। ठीक है, आइए हम क्या दिया हुआ, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आप इतना ये तो समझ रहे हो ना, एंगल ए सी बी, इसमें देखो इस मान लो ये फिगर है, ठीक। तो इसमें ए सी बी कहाँ पे होगा, ए सी बी, ए सी बी ये एंगल, ठीक ना, ए सी बी जो कि मैंने थीटा माना है, ए सी बी, ठीक ना। एंगल लिखना जानते हैं ना, अगर मुझे ये एंगल लिखना हो, रुको ऐसा ना हो आप एंगल भी लिखना नहीं जानते हो, देखो मैं एंगल लिखना बता देता हूँ, सुनो। अगर मान लो ये कोई मान लो ट्रायंगल है, ठीक, ये एक्स है, वाई है, ये जेड है, ये एंगल है, ठीक ना, ए बी सी, ठीक है। तो अगर मुझे एंगल ए लिखना होगा तो मैं लिखूंगा बी ए सी, एंगल ऐसे लिखते हैं, एंगल का साइन ये बनाते हैं, बी ए सी बराबर क्या है, एक्स है। फिर एंगल, अगर मुझे बी के बी एंगल के बारे में बताना होगा तो क्या लिखूंगा मैं, ए बी सी, ए बी सी बराबर वाई। ठीक इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, अगर जेड के बारे में लिखना हो तो यहाँ से लिखेंगे बी सी ए, बी सी ए बराबर कितना है, जेड। याद रखना जिसके बारे में बात होता है वो बीच में आता है, आप ऐसे याद कर सकते हो, लिखने में आसानी होगी आपको। मान लो एंगल ए के बारे में हम बात कर रहे हैं, एंगल ए हमको लिखना है तो हम यहाँ से लिखेंगे एंगल, फिर बी ए सी, ठीक ना। और फिर बी के बारे में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे सी बी ए, ऐसे ही लिखे हो ना। एंगल बी के बारे में क्या लिखे हो, ए बी सी लिखो या सी बी ए लिखो, दोनों सही है, ठीक ना। ठीक है, आओ देखते हैं हम। तो यही कह रहा है कि एंगल ए सी बी, तो एंगल ए सी बी क्या होगा, ए यहाँ पर है, सी यहाँ पे है, बी है, तो एंगल ए सी बी क्या है, थीटा है, ठीक। वो इक्वल्स है 2 टाइम्स ऑफ ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी समझ रहे हो ना। देखो मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ, ओ ए बी की, ये यहाँ पर देखना मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये ओ ए बी, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। ये कितना है, ए थीटा, ए जो है, जो ए सी बी है, ठीक ना, वो 2 टाइम्स है इस एंगल का, ठीक ना, इसी एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। ये एंगल का ये जो थीटा है ना, ए सी बी, वो 2 टाइम्स है इसका, ओ ए बी का, इसी को प्रूव करना है, ठीक है। ओके, अब सुनो, अगर आप इतनी बात समझ गए होगे, एक सेकेंड, अगर आप इतनी बात समझ गए होगे तो आप यहाँ पर भी थोड़ा सा समझ लेना, ठीक ना। ये सेम इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रा किया गया है, ठीक, समझ रहे हो ना। ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट सी है जिस पर इस पे 2 टेंजेंट डाले गए हैं, ठीक। अब बस एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा की गई है, इसमें जान रहे हो ना, ये इसमें ऐसे बना हुआ है, ये लाइन हमने वहाँ नहीं खींची हुई है, वहाँ पर पीसी लाइन नहीं खींची हुई है, ठीक। बस पीसी की जगह पे ये जो क्यू और आर को मैं अगर मिला दूँ ऐसे, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सेम स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा, ठीक है। ओके, क्लियर है ना। ये याद रखिएगा, ये आपका थ्योरम है। कौन सा थ्योरम है, आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से ये थ्योरम जो है, ये जो है थ्योरम है। थ्योरम कौन सा है, 10.2। और 10.2 थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, अगर ये और ये कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी से अगर 2 टेंजेंट ड्रा किए जाते हैं इस सर्कल पर, तो ये जो ये जो होंगे पी क्यू और पी आर, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट 1 का और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम द पॉइंट पी से,
टेंजेंट टू का, ये दोनों बराबर होंगे, पी क्यू इक्वल टू पी आर। समझ रहे हो ना, ये टेंजेंट रहा है, ये भी टेंजेंट, तो इसको मान लो टेंजेंट वन टेंजेंट टू। तो इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, यहाँ पर है, और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पर है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से इस बिंदु P तक और इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से यहाँ तक दोनों बराबर होंगे। ये थ्योरम होता है 10.2। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ठीक, जैसा कि मैंने बताया है कि इसमें अगर मैं पी आर को मिला दूंगा तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे मिला दिया गया है। ठीक, अब देखो मैंने क्या किया है, लेटस मैंने ए सी बी को थीटा मान लिया है। क्या मान लिया है, ए सी बी। ए सी बी क्या मान लिया है, थीटा। नाउ थ्योरम 10.2 से ए सी इक्वल टू बी सी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ए सी इक्वल टू बी सी। ऑलरेडी अभी पढ़ाया पीछे, आप चाहिएगा तो पीछे देख लीजिएगा। कौन सा, ये 10.2 थ्योरम यही है ना, 10.2 थ्योरम। ठीक, यहाँ पर क्या है, ये दोनों भुजा, ये दोनों पी क्यू और पी आर बराबर है ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, ये ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक, ओके, अब सुनो, अब जब ए सी इक्वल टू बी सी हो गया, ठीक, अब एक कॉन्सेप्ट और आप सीख लो। अगर मैंने ए बी ए बी को ए और बी है ना, इसको मिला दिया मैंने ऐसे। ठीक, जब मैं इसको ए और बी को मिला दूंगा तो आपको क्या लगता है, ये थीटा और ये जो भी ये होगा एंगल, ये इस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे यहाँ पे निकाल के बाहर कर लो। अब इस त्रिभुज को ऐसे कर लो, समझ रहे हो ना मैं कौन कौन सा निकाल रहा हूँ, ए बी सी, थीटा। ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। तो इस भुजा के सामने का कोण कौन होगा, ये होगा। इस भुजा के सामने का कोण ये होगा। इस भुजा के सामने का कोण ये होगा। ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसका यूज करने वाला हूँ इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, याद रखिएगा, क्योंकि मैं बिना कोई चीज़ फालतू की नहीं मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको क्या करने वाला हूँ। देखो सपोज मैं यही किया है ना मैंने वहाँ पर, ए बी सी, ये क्या है, थीटा है। जब देखो सम, अगर भुजा बराबर है, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है जो कि वहाँ पर दे रहा है। ये देखो मैं यहाँ से उठा कर ले आ रहा हूँ इसको, यही चीज़ मैंने ए बी सी वहाँ यहाँ ड्रा कर रहा हूँ। ठीक ना, यही वाली ए बी सी। ठीक, तो ये देखो जब ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने के कोण, तो इसके सामने कोण क्या होगा, ये होगा ना। इसके ए सी भुजा के सामने का कोण ये होगा, और बी सी भुजा के सामने का कोण क्या होगा, बी सी भुजा के सामने का कोण ये होगा। अब मान लो ये कुछ भी होगा, ये मान लो कोई भी कोण मान लो, बीटा मान लो, अल्फा मान लो। ये जो दोनों होगा अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा प्लस थीटा बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक ना, मैं यूज करने वाला हूँ ये चीज़, ध्यान रखना, क्योंकि एक त्रिभुज के अंदर टोटल कितने अंश के कोण बन सकते हैं, 180 डिग्री के। ठीक, तो अल्फा बीटा, नहीं अल्फा, क्या नहीं, ये देखो यार सॉरी, ये गामा इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं, और ये है बीटा। तो गामा और बीटा बराबर हैं, लेकिन तब भी इसको गामा मान लिया है, इसको बीटा मान लिया है, इसको गामा माना, इसको बीटा माना, इसको थीटा मारा। ठीक, ये इक्वल क्यों है, क्योंकि अगर साइड्स बराबर हैं किसी त्रिभुज में तो उसके जो सामने के एंगल होंगे वो बराबर होंगे। याद रखिएगा इस बात को, सुन लीजिए दोबारा से। अगर साइड बराबर है किसी त्रिभुज में तो उसके सामने का जो एंगल होगा वो समान होगा, इसीलिए अल्फा और ये गामा और बीटा बराबर हो जा रहा है। ठीक, ठीक है, अब इस इन तीनों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक, अब आइए यहाँ पे देखिए, सुनो, अब सुनो, अगर मैं ये कहूँ कि एंगल बी ए सी, क्या है एंगल बी ए सी, थीटा, ये थीटा क्या होगा, ये इस थीटा में से अगर मैं क्या करूँगा बताओ, बी ए सी, ठीक ना, एंगल बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, और इक्वल टू है सी बी ए, सी बी ए, मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे ना, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं।
तो इनके इसके सामने का कोण क्या होगा, इसके सामने का कोण ये है ना, इस भुजा के सामने का कोण ये है, इस भुजा के सामने का कोण क्या है, इस भुजा के सामने का कोण ये है। तो दोनों भुजाएं जब बराबर हैं तो ये बी ए सी क्या, बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल होगा सी ए बी के, ठीक ना। एक बार मैं इस एंगल के बारे में बात करूं, इन दोनों एंगल को, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक। और ये होगा कितना, तो सुनो, ये जो भुजाएं होंगी वो जो है, जैसे यहाँ पर ये जो भुजा होगी ना, टोटल कितना अंश का, इस ये त्रिभुज के अंदर इसमें कितना बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा ना। तो 180 अंश का तो ये हो गया कोण, ठीक। और 180 में से क्या घटा दिया जाएगा, थीटा घटा दिया जाएगा, और क्या कर दिया जाएगा, बाई 2 कर दिया जाएगा। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि ये जो भी होगा ये दोनों घटाने पर, जैसे ही 180 में से जब मैं थीटा घटा दूंगा तो ये दोनों एंगल बचेगा ना, ये दोनों एंगल बचेगा ना। और जो ये दोनों एंगल बचेगा तो उसको जब मैं आधा कर दूंगा तो एक एंगल के बारे में पता चल जाएगा, तो वही बी ए सी इक्वल टू सी बी ए, ठीक, इक्वल टू 1/2 180 माइनस थीटा। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, बस एक ही बार कर रहा हूँ। देखो टोटल इस त्रिभुज के अंदर कितना बनेगा, 180 अंश का कोण बनेगा ना, ठीक, समझ गए। अब सुनो, जब ये दोनों बराबर हैं, ठीक, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं, तो जब 180 में से थीटा घटा देंगे तो ये दोनों कोण ही बचेगा, ठीक। और अगर इन दोनों कोणों को जब बराबर है तो 1/2 उसका जब आधा कर देंगे तो एक कोण के बारे में पता चल जाएगा, वही सेम ये वही कोण ये भी होगा, वही कोण ये भी होगा, ठीक। इसीलिए बी ए सी इक्वल टू सी बी ए इक्वल टू 1/2 180 माइनस थीटा किया गया, ठीक। ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे थीटा 90 माइनस 1/2, इन 1/2 करोगे कितना हो जाएगा, 180 का 90 हो जाएगा। याद रखना यहाँ 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक ठीक। 90 डिग्री माइनस 1/2 थीटा हो जाएगा, ठीक। ये थीटा को क्या कर लोगे, ये बस बस डिवाइड हो जा रहा है 1/2 से, ठीक। अब हम लोग जानते हैं 10.1 थ्योरम से ओ ए सी इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओ ए सी ये तो जान ही रहे हो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये टेंजेंट है। टेंजेंट पर जब किसी सेंटर से सर्कल के डालते हैं, ड्रा करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ओ ए सी क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। ओके, ठीक, ओ ए सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। अब देखो हमको क्या कह रहा है, अब हमको क्या करना है, ओ ए बी के बारे में निकालना है। कौन सा, ओ ए बी, समझ रहे हो ना। अब मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पे ऐसे आप समझ लो, ये मान लो पॉइंट ओ है, ये क्या है, पॉइंट ए है, और ये पॉइंट क्या है, सी है, और ये पॉइंट जो है बी है, ठीक है। इसको यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये टोटल टोटल कोण कितने अंश का है, ये टोटल कितने अंश का कोण है, ये बड़ा वाला कोण 90 डिग्री का होगा ना, ओ ए सी, ओ ए सी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, समझ रहे हो। सुनो, ओ ए सी क्या हो जाएगा, तो अब हमको मान लो ये एंगल निकालना है ना, तो ऐसे छोटा लगा लो, और इस कलर, देखो मुझे क्या चाहिए, एंगल क्या चाहिए, ओ ए बी, मुझे इसी एंगल के बारे में जानना है, ठीक। तो ओ ए बी बराबर क्या होगा, ओ ए बी बराबर होगा ओ ए सी, ओ ए सी मतलब इस टोटल कोण में से, ओ ए सी टोटल कोण ओ ए सी में से मैं क्या घटा दूं, बी ए सी घटा दूं ना। अरे भाई ये देखो, सुनो मैं एक बार फिर से ड्रा करता हूँ इसको, देखो यही है ना। अब देखो ओ ए ए ए और बी और सी यहाँ से कंपेयर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। अब सुनो, मुझे अगर मैं इस बड़े वाले एंगल, मुझे पता है ओ ए सी कितना होगा, 90 डिग्री, ओ ए सी मैंने कितना 90 डिग्री लिख दिया। अब इसी बड़े वाले एंगल में से मैं इतने एंगल को घटा दूं अगर इस छोटे वाले एंगल को, तो मुझे ओ ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे किया हुआ है, ओ ए बी बराबर क्या कर दिया मैंने, ओ ए बी बराबर बड़ा वाला ओ ए सी माइनस बी ए सी, ठीक। ये चीज़ यही की है मैंने, यही चीज़ की है यहाँ पर, ठीक। तो ओ ए सी कितनी है, 90 डिग्री है, और बी ए सी कितना आया है बताओ,
BAC ऑलरेडी आप यहाँ पे निकाल चुके हैं ना। BAC क्या है 90 माइनस 1/2 थीटा। ठीक, BAC की वैल्यू क्या है, यही तो है ना, BAC की वैल्यू यही तो है ना। एंगल BAC कितना है 90 डिग्री माइनस 1/2 थीटा, यही तो लिखे हो। 90 डिग्री ये हो जाएगी। OAC कितना है 90 डिग्री माइनस 1/2 थीटा। ठीक, अब क्या होगा, जब यहाँ पे आओगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा 1/2, ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 थीटा। ठीक, 90 से 90 कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा OAB बराबर 1/2 थीटा, और थीटा आप क्या माने हो ACB, तो यही तो आपको करा है। अब OAB बराबर क्या हो जाएगा 1/2 ACB। अब इस 2 को इधर भेज दो तो 2 टाइम ऑफ क्या हो जाएगा, जब इसको इधर भेज दोगे, जब इसको इधर भेजोगे 2 को, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ OAB इक्वल्स टू ACB। ठीक, यही चीज़ थी, जिसको नहीं समझ में आएगी एक बार आप और देखिएगा बड़े ध्यान से, आ जाएगी समझ में। ठीक, इसमें कोई भी ऐसी मैंने अलग से कोई चीज़ ऐसी नहीं बताई है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, हम लोग अगली बार जो है सर्कल से रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चंस लगाएंगे। ऑलमोस्ट मैंने सर्कल से रिलेटेड थ्योरम बता दिए है आप